वरिष्ठ पत्रकार अविसार शर्मा के खिलाफ असम में एबीवीपी यानी भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है, वो भी राजद्रोह जैसे आरोपों वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अविसार शर्मा पर राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को खतरे में डालने, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक बयान देने से संबंधित अपराध दर्ज किया गया है। और इसी के साथ जो बात मैं बार बार कहता हूं कि जब जब मोदी सत्ता डिस्टर्ब होती है, जब जब उन्हें अपनी कुर्सी पर चिंता सताती है, तब तब स्वतंत्र पत्रकार किसी न किसी रूप में निशाने पर आ ही जाते हैं और उन्हें परेशान किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में कायदे से समझते हैं कि किन किन आरोपों पर एफआईआर हुई है, अविसार शर्मा इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, अन्य वरिष्ठ पत्रकार जैसे रवीश कुमार, अजीत अंजुम लोग क्या कह रहे हैं। इसके साथ ही ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं उनकी हकीकत क्या है, और जब उनकी हकीकत ढूंढने निकलेंगे तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बयानों का पोस्टमार्टम करना पड़ जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, समझ आएगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को, लोकतंत्र की मूल भावना और मर्यादाओं को भाजपा सिस्टम आए दिन पैरों तले रौंद रहा है। और तो और भारत के प्रधानमंत्री के बयानों को भी पैरों तले रौंदा जा रहा है। जो बात पब्लिक डोमेन में बच्चा बच्चा जानता है, वो बात बोलने के लिए भी सवाल करने वाले पत्रकारों पर एफआईआर की जा रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। एक बार फिर से याद दिलाता हूं, दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को 3000 बीघा जमीन देने के मामले में सुनवाई कर रहे जज जस्टिस संजय कुमार मेघी ये सुनकर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इतनी सारी जमीन एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई। इसी का एनालिसिस वरिष्ठ पत्रकार अविसार शर्मा कर रहे थे और वो बताते हैं कि किस तरीके से असम में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9000 बीघे जमीन अडानी ग्रुप की एक कंपनी को दे दिया गया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री लगातार सांप्रदायिक बयानबाजी करके लोगों का ध्यान भटकाए रखते हैं और पीछे से सेठों को बड़ा बड़ा लाभ पहुंचाते रहते हैं। वैसे ये बात सिर्फ असम के मुख्यमंत्री पर ही लागू नहीं होती, आप देश की सरकार को देख लीजिए, केंद्र सरकार को देख लीजिए, हर जगह यही खेल चल रहा है। हर राज्य में जहां भी भाजपा की सत्ता है, जनता को हिंदू मुस्लिम में, मंदिर मस्जिद में उलझा दो और सेठ दिन दुनी रात चौगुनी गति से अमीर बनता रहेगा। वैसे पिछले दिनों अविसार शर्मा जी ने एक अन्य वीडियो में भी बताया था कि बहुत पुराने परिचित किसी व्यक्ति ने इन्हें किसी जगह बुलाया, किसी अन्य स्थान पर ले गया और इनसे कहा गया कि सेठ के बारे में खबरें मत चलाइए। बहुत सारी पेशकश भी की गई, इनके सारे ढेर सारा नोटों का बंडल रखा गया और वो पूरी कहानी कहीं न कहीं ये प्रदर्शित करती है कि अविसार शर्मा को खरीदने से ज्यादा फंसाने की कोशिश रही होगी। करना ही क्या है, किसी पत्रकार के सामने ढेर सारा नोटों का बंडल हो, एक तस्वीर ही काफी है बदनाम करने के लिए। जिन लोगों के पास इतना बड़ा आईटी सेल है, गाली देने की मशीनरी है, वो किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। बहरहाल जब इन्होंने मूल को पकड़कर जनता के सामने प्रस्तुत किया, यानी नफरत की राजनीति के पीछे के एजेंडे को प्रदर्शित किया, तो कुछ लोगों को बुरा लग गया। बुरा क्या लगा है वो भी दिखाएंगे और ये भी देखेंगे कि बुरा क्यों नहीं लगना चाहिए। वैसे तो इन्होंने अपने वीडियो में खुद ही हेमंता बिस्वा शर्मा के नफरती बयानों का जिक्र किया है, दिखाया भी है, सुनाया भी। अपने बयान में हेमंता बिस्वा शर्मा सीधे सीधे लोकतंत्र विरोधी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम बोलना होगा। अब आप जरा कल्पना करिए, यदि कोई मुस्लिम नेता या सिख नेता या ईसाई नेता इस तरह की बात कह दे कि भारत में राजनीति करना है तो वालेकुम अस्सलाम बोलना होगा, सत श्री अकाल बोलना होगा, तो माहौल कैसा होगा? क्या यह हमारे संविधान का खुला उल्लंघन नहीं है? हालांकि बीजेपी के लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन पर दिन उनकी राजनीति का यही आधार बनता जा रहा है, यही मूल आधार बनता जा रहा है, क्योंकि तमाम मुद्दों पर फेलियर है, सवालों के जवाब नहीं है। अब सबसे पहले जो आरोप लगाए गए हैं उनको आसान भाषा में देख लीजिए, इसके बाद असम के मुख्यमंत्री के ऊपर सांप्रदायिक राजनीति का मुहर लगाने वाली तमाम खबरें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। गुवाहाटी अपराध शाखा ने अविसार शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को खतरे में डालने, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक बयान देने से संबंधित। अब आप दर्शक बताइए, जो नेता खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, फलाना जिहाद कर रहा है, मियाँ मुस्लिम, यहाँ तक कि मुसलमानों द्वारा जमीन खरीदने को लेकर भी तरह तरह की बातें जो व्यक्ति बोल रहा है, रोक टोक लगाना चाहता है, उनके बयान देश को तोड़ने वाले हैं या उनके बयानों पर सवाल करने वाले देश को तोड़ रहे हैं। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य की शिकायत पर यह अपराध दर्ज किया गया। एबीवीपी बीजेपी के वैचारिक संगठन आरएसएस की छात्र शाखा है और जिनकी शिकायत पर यह मुकदमा हुआ है वो भाजपा के कई राज्य मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। इनका कहना है कि अविसार शर्मा ने केंद्र सरकार और असम सरकार का मजाक उड़ाया, उन्हें बदनाम किया। यानी यदि आप हकीकत सामने रख दें तो सरकार बदनाम हो जा रही है, और बदनामी की इतनी ही चिंता है तो सांप्रदायिक बयान देते क्यों हो? इन लोगों ने आरोप लगाया कि अविसार शर्मा ने राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डाला, यानी भाजपा के नेता खुलेआम
सरेआम दिन रात नफरती बयानबाजी करें, देश को बांटने की बात करें, समाजों को बांटें, और यदि कोई सवाल कर दे तो उनके नफरत भरे बयानों से संप्रभुता खतरे में नहीं आएगी, आलोचना करने वालों से भारत की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बिना किसी आधार के अभिसार शर्मा ने यह दावा कर दिया कि हेमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर आधारित है। अब सवाल यह है कि अपने उसी वीडियो में तो अभिसार शर्मा ने असम के सीएम का नफरती भाषण भी सुनाया है, और उससे भी अगर भाजपा के लोगों को, एबीवीपी के लोगों को आधार नहीं मिल रहा है तो अपने स्क्रीन पर इन खबरों को दनादन देखते जाइए, निहारते जाइए। पढ़ना लिखना आता हो तो पढ़ लीजिए। हालांकि मालूम तो सबको है कि कौन क्या करता है, किसकी राजनीति का आधार क्या है, और जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन्हें भी और अच्छे से मालूम है, और किसकी राजनीति किसके आधार पर चल रही है, किसके भरोसे चल रही है, ये भी मालूम है। आपकी स्क्रीन पर तमाम रिपोर्ट्स, तमाम खबरें लगा रहा हूं, दर्जनों वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन आपको मालूम है दिखा नहीं सकते। पता नहीं कब कौन सी दलाल एजेंसी स्ट्राइक मारने लग जाए और हफ्ता वसूली करने लग जाए। लेकिन आप देखिए किस किस तरह की खबरें हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर छपी हैं। अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया के रूप में चिन्हित करने के आरोप लगे, इंडिया गठबंधन ने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। झारखंड के चुनाव में भाषण देते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने अत्यंत विभाजनकारी और घृणास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया, मुसलमानों को निशाना बनाया। बार बार यह चर्चा होती है कि यूपी के बाद सीएम को भी बराबर का मुख्यमंत्री मिल गया है। बिहार में चुनावी रैली के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा एक बार सत्ता में आ गई तो मुल्लाओं को पैदा करने वाली दुकान बंद कर देगी, 4 शादियों का धंधा खत्म कर देगी। ये कैसा बयान है? क्या ये नफरती बयान नहीं है? आप इन खबरों को देखते जाइए, आपको बहुत सारे आधार मिल जाएंगे ये जानने और समझने के लिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति किन चीजों पर आधारित है। किसी भी चुनावी राज्य में जब भी हेमंता बिस्वा शर्मा जाते हैं तो जनता के असल मुद्दों पर बात न करके या फिर गोल गोल घुमा करके अपनी मन पसंदीदा नफरती मुद्दे को पकड़ लेते हैं। घुसपैठियों का डर दिखा के फिर उन्हीं घुसपैठियों के आधार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना इनकी आदत में शुमार है। वैसे भी आप जानते हैं, धर्म हो या राजनीति, बिना डर के इन दोनों के ठेकेदारों को सफलता नहीं मिलती, और जब दोनों मिक्स हो जाएं तब तो फिर बिना डर के काम नहीं चलेगा। अभी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन्होंने घुसपैठ को अस्तित्व के लिए खतरा बताया। पिछले कुछ साल से पूरी भाजपा का नैरेटिव घुसपैठ पर आके टिक गया है, मगर ये नहीं बताते कि केंद्र और राज्य हर जगह सत्ता तो इन्हीं की है। घुसपैठ को रोकेगा कौन? सोचिए, देश के गृह मंत्री बिहार में जाके इस तरह की बयानबाजी करते हैं, मगर ये जवाब नहीं देते कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। देश के तमाम पत्रकारों ने इस एफआईआर को लेकर क्या कुछ कहा है उस पर आएंगे, मगर पहले जिन लोगों ने एफआईआर किया है और करवाया है उनसे ये सवाल है कि जब चीन हमारे 20 जवानों को शहीद कर देता है तब आपका खून काहे नहीं खोलता, ठंडा क्यों हो जाता है? भारत की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा खतरे में नजर क्यों नहीं आती? जब चीन कथित रूप से 4000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लेता है और जब इस कब्जे को छिपाने की कोशिश की जाती है, जब प्रधानमंत्री की जबान से चीन का नाम तक नहीं निकलता, तब आपको संप्रभुता खतरे में नजर क्यों नहीं आती? जब अमेरिका भारतीयों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजता है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार हमारे देश को धमकी देते हैं और लगातार भारत को बेइज्जत करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री को बेइज्जत करते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, जब पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त अचानक सीज फायर का ऐलान अमेरिका से होता है, तब आपको देश की संप्रभुता और भारत के सरकार की इज्जत की परवाह क्यों नहीं होती? जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लगभग 10 जवान शहीद होते हैं और ढेर सारे भारतीय नागरिक मारे जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, और देश के रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि किसी जवान की कोई क्षति नहीं हुई, तब आपको अपने नागरिकों के अपमान की चिंता क्यों नहीं होती है? क्या यह संप्रभुता के लिए खतरा नहीं है? तब आपको बेइज्जती महसूस क्यों नहीं होती अपनी सरकार की? हालांकि आप सब जानते हैं कि जिस मानसिकता के लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की है या करवाई है उन सबको मालूम है, मगर वो बातें आम जनता को मालूम न चले, इसके लिए आवाज़ों को दबाना है, और आवाज़ों को ऐसे वक्त में दबाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब दिल्ली में सत्ता संकट में नजर आती है। याद करिए, साल 2024 का लोकसभा चुनाव चुन चुनकर तमाम सोशल मीडिया यानी यूट्यूब चैनलों को निशाना बनाया गया। आपका चैनल ये लोकहित इंडिया भी उसमें था। कई सारे चैनल गायब हो गए, कई चैनलों को डिमोनेटाइज कर दिया गया। हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, किसके इशारे पर हुआ, किसके कहने पर हुआ, मगर सवाल तो है कि चुनाव के दौरान ही क्यों हुआ, खासकर तभी क्यों जब हम 10 साल का हिसाब मांग रहे थे। लोकहित इंडिया चैनल पर भी उस वक्त डिमोनेटाइज किया गया था। क्यों हुआ आज तक पता नहीं चला, और कुछ दिन बाद ही जैसे ही चुनाव लगभग समापन की तरफ बढ़ा, सब कुछ ठीक हो गया। ठीक उसी तरह पहलगाम हमले के बाद देखिए, ढेर सारे यूट्यूब चैनलों पर स्ट्राइक आने लगी। हम सवाल कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो गया, तो ढेर सारे चैनलों पर स्ट्राइक आई, हमें भी मिली। सालों पुराने वीडियो पर स्ट्राइक भेजी जाने लगी, मानो वो न्यूज एजेंसी अब तक इंतजार कर रही थी कि जब मालिक संकट में आएंगे तभी हम सवाल करने वालों को सबक सिखाएंगे और उनसे धन वसूली करेंगे। और अब देखिए, जब वोट चोरी के मुद्दे पर, बिहार में SIR के मुद्दे पर सरकार चौतरफा घिरी हुई है, जब चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार को सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ा जा रहा है, जब सत्ता के पास कोई जवाब नहीं है, जब संसद में सरेआम वोट चोर, गद्दी छोड़ और गो बैक तड़ी पार के नारे लग रहे हैं, यानी सत्ता घिरी हुई है, तब एक बार फिर से पत्रकारों को परेशान करने का खेल शुरू हो गया है।
क्योंकि सत्ता के पास कोई जवाब नहीं है। और जब जवाब नहीं होता है तो सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर कर दी जाती है। और जो चीज उन्होंने दिखाई थी वही अब सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। उन्होंने बताया था कि कैसे मरे हुए लोगों का फॉर्म जमा किया जा रहा था, वो भी साइन करके। और आप देखिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बहुत सारे मरे हुओं को जिंदा कर दिया, जो जिंदा थे उनको मार दिया। मगर गलती करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, गलती को दिखाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वैसे एक सवाल ये भी है कि एफआईआर करने वालों को क्या लगता है, आपके एफआईआर से जो बोल रहे हैं वो डर जाएंगे? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि वो किस सत्ता से सवाल कर रहे हैं, किसकी पोल खोल रहे हैं, किसको आईना दिखा रहे हैं? उन्हें सब मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं और बार बार प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। अजीत अंजुम के खिलाफ बिहार में एफआईआर हुई, क्या वो रुक गए? नहीं, उन्हें वापस आना था, बल्कि एक हफ्ता ज्यादा रुक कर आए और ज्यादा खुलासा किया, फिर चले गए। ठीक उसी तरह अभिसार शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर करके क्या वो बोलना बंद कर देंगे, सवाल करना बंद कर देंगे? नहीं, बल्कि सवालों में और धार आएगी। इसके बाद हमने देखा दवायर के सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ हुआ, ऐसे ही धाराओं में मुकदमा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जरा से राहत दी, मगर उसी दिन एक दूसरे मामले में फिर वही सामान आ गया। वरिष्ठ पत्रकार करण थापर, जिन्होंने गोदी मीडिया के विश्वगुरु को बीच इंटरव्यू में पानी पिला दिया, महामानव को छोड़कर भागना पड़ा, दोस्ती बनी रहे वाला डायलॉग याद होगा आपको, उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में अपराध की सब बातें सामने आई हैं, समन आया है और अब नंबर लगा है अभिसार शर्मा जी का। वैसे ये गति रुकने वाली नहीं है, आप देख लीजिएगा। मेरा अनुमान ये कहता है कि वोट चोरी का मामला जितना गंभीर होता जाएगा, कथित वोट चोरों की धोती जितनी खुलती जाएगी, इस तरह के और भी बहुत सारे एक्शन सामने आएंगे, चैनलों पर भी, व्यक्तियों पर भी और संस्थाओं पर भी। वैसे एक बात और समझने वाली है, तकलीफ हेमंता विश्व शर्मा को और उनकी राजनीति को सांप्रदायिक बताने से ज्यादा सेठों का नाम लेने से हुई होगी। क्योंकि भाजपा नेताओं को मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता या नफरती बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता, उन्हें इसमें बदनामी नजर आती, तो आए दिन वो इस तरह की बात करते हैं क्यों? बड़ा दुख इसलिए हुआ होगा काहे कि सेठ का नाम ले लिए। अरे भाई, जब सेठ का नाम लेने से लोगों की सांसदी चली जाती है तो उसी सेठ का नाम लेने से दूसरा एक्शन क्यों नहीं हो सकता? इस मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा है कि असम के सीएम ने अडानी को हजारों बीघा जमीन दे दी, तो जज साहब ये सुनकर हैरान हो गए। गोदी मीडिया इस मुद्दे पर गजनी बन गया, यानी भूल गया। लेकिन अभिसार शर्मा ने इस मामले में खबर करने की हिम्मत दिखाई तो उन पर बीजेपी ने असम में एफआईआर दर्ज करवा दिया। मैंने सोचा ये तो सरासर गुंडागर्दी है, मैं भी ये अपराध कर रहा हूं, यानी चुनौती देकर दिखा रहे हैं कि देखो मैं भी दिखा रहा हूं किस तरीके से अडानी को देश सौंप दिया। कह रहे हैं कि इंडिया को मोदी और बीजेपी ने अडानी के नाम कर दिया। क्या आपको पता है मोदी ने 1 रुपए से भी कम में अडानी को कितनी जमीनें दे दिया? आइए हम बताते हैं। गुजरात में बीजेपी सरकार द्वारा अडानी ग्रुप को दी गई जमीन, मैं खाली स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार द्वारा अडानी को समूह को दी गई जमीन, धारावी, नवी मुंबई, बिजली, ये सब। मध्य प्रदेश में जो जमीन दी गई, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, राजस्थान में, ये पूरा ब्यौरा संजय सिंह ने प्रस्तुत किया है। वैसे सेठ का नाम लेने से इनके खिलाफ कैसा व्यवहार किया गया था वो भी आपको याद तो होगा ही। राहुल गांधी से लेकर महुआ मोइत्रा तक बड़ी बाड़ी कहानी अब तक हो चुकी है। अपने खिलाफ हुए इस एफआईआर के बाद अभिसार शर्मा ने लिखा कि मेरे खिलाफ यह एक्शन पूरी तरह से बेमानी है, इसका जवाब दिया जाएगा वैधानिक तौर पर। मेरे शो में मैंने असम के जज के बयान का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने महाबल सीमेंट को असम सरकार द्वारा 3000 बीघा जमीन दिए जाने का जिक्र किया था और आलोचना की थी। मैंने तथ्यों के साथ मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा की सांप्रदायिक राजनीति का जिक्र किया था, जो उनके अपने बयानों पर आधारित है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा कि बीजेपी राज में पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर अब पैटर्न बन गया है। इस मामले में ये सरकारें अव्वल हैं। सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर के खिलाफ राजद्रोह की धारा 152 के तहत मामला दर्ज करने के बाद अब अभिसार शर्मा के खिलाफ असम में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी खबर या ओपिनियन पर ऐसे मुकदमे सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों का मुंह बंद कराने के लिए किए जा रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पर मैं इतना कह सकता हूं कि डराने और परेशान करने के लिए ऐसे हथकंडे बिना ऊपर की अनुमति के नहीं अपनाए जा सकते। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि और क्या समझा जाए, सरकार की सहमति या जानकारी के बिना कुछ होता नहीं। आज तक नहीं देखा गया कि आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा मानने वाले प्रधानमंत्री ने कभी हस्तक्षेप किया हो। पुलिस से लेकर न्यायपालिका का समय बर्बाद किया जा रहा है। ये खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। डराने में इतना यकीन है कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहे व्यक्ति भी बोल नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इतने आदेश के बाद भी पुलिस के राजनीतिक इस्तेमाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराध के इतने संगीन मामले हैं, पुलिस का संसाधन इतना सीमित है, लेकिन केस हो रहा है वीडियो पर, पत्रकार पर। संजय शर्मा लिखते हैं कि यह बात सही है कि सरकार की सहमति के बिना यह संभव नहीं है। इस राष्ट्र में अब न्याय की बात करने किसके दरवाजे जाया जाए? पत्रकारों को आतंकित करने की यह परंपरा बंद होनी चाहिए। पहले भी अभिसार शर्मा को कम परेशान नहीं किया गया है। डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन ने भी इस एफआईआर की कड़ी निंदा की है और पुलिस की नियत तथा निष्पक्ष होने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डिजिपब ने डिमांड किया है कि एफआईआर तुरंत वापस ली जाए, सभी आरोप हटाए जाएं और पत्रकारों को डराने धमकाने की यह प्रवृत्ति बंद हो। हम सरकार और न्यायपालिका से भी आग्रह करते हैं कि राजद्रोह जैसे दमनकारी कानूनों के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। हम इसे
इसे हर हाल में बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बार बार खुचुर खुचुर करने की क्या जरूरत है। अरे भाई, सरकार आपकी है, आप इकट्ठे इमरजेंसी लगा दीजिए, हम लोग भी आश्वस्त होकर चुपचाप बैठ जाएंगे। आखिर लोकतंत्र का ढोंग करने की जरूरत क्या है। अगर आप नहीं चाहते कि सवाल हो, आलोचना हो, सच्चाई जनता के सामने आए, तो लगाइए इमरजेंसी। हमें मालूम तो हो कि सवाल नहीं करना है, चुपचाप बैठना है दुबक के गुलामों की तरह। लोकतंत्र के पल्लू में छिपकर इमरजेंसी की हरकतें काहे कर रहे हैं। आप इमरजेंसी का ऐलान तो करिए, हम लोग चुपचाप काम धंधा बंद करके बैठ जाएंगे। और यकीन मानिए, आपके पास दूसरी नौकरी मांगने भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप दे नहीं पाएंगे। हम नहीं कहेंगे कि 2 करोड़ का आपने वादा किया था, एक हमको भी दे दीजिए। बहरहाल, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप दर्शकों की है। और आप दर्शक अंदाजा लगाइए कि सवाल करना, आलोचना करना, सरकारों की पोल खोलना हम सब के लिए कितना कठिन है, कितना खतरनाक और कितना भयावह है।